हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ह्यूमैनिटीज। आज हम कवर करने वाले हैं नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी। ठीक है। अब इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। महात्मा गांधी प्लेयर की रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग द कंटेंट, आइडियोलॉजी एंड रेंज ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स। यानी कि महात्मा गांधी ने क्या किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इंडिया की पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म करने में। ठीक है। जैसे उनकी एंट्री हुई इन पॉलिटिक्स, ठीक है, तो एक तरीके से मैं क्या देखने के लिए मिला, शिफ्ट देखने के लिए मिला टू मास मोबिलाइजेशन। यानी कि जो लोकल पीपल हैं, ठीक है, लोकल पीपल जो 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 लोकल पीपल थे उनको उनको भी क्या आने लगा, इंटरेस्ट आने लगा इन पॉलिटिक्स। इंटरेस्ट किस सेंस में आने लगा, मतलब वो लोग भी अवेयर होने लगे कि जो जो उनकी डिमांड्स हैं वो भी किसी तरह, किसी मीन्स से, किसी मूवमेंट्स के थ्रू या फिर जो है, मतलब मूवमेंट के थ्रू, या वो अपनी डिमांड्स जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सकते हैं। ठीक है। इस टाइप की जो अवेयरनेस थी वो लोकल लोगों में फैलने लगी। अब थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं। ड्यूरिंग स्टे इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, तो गांधी जी अपनी पढ़ाई करने के लिए कहाँ गए हुए थे, इंग्लैंड गए हुए थे बेसिकली। उसके बाद जो है वो साउथ अफ्रीका में रहे। ठीक है। ड्यूरिंग स्टे इन साउथ अफ्रीका गांधी फॉट अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका में जब वो थे तो उन्होंने किस चीज के खिलाफ लड़ाई लड़ी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अंडर के खिलाफ। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कलर। ठीक है। कलर के बेसिस पे जो हम डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। विच डिनाई टू द इंडियन कम्युनिटी ह्यूमन राइट्स नेसेसरी फॉर लीडिंग a civilized life. After his return from South Africa, Gandhi emerged the most prominent leader of Indian national movement, and using a new technique to mass mobilization, he was able to secure पार्टिसिपेशन ऑफ पुअर पीजन यूथ इन मूवमेंट। देखो, जब गांधी जी के आए, वापस आए साउथ अफ्रीका से इंडिया, तो क्या देखने को मिला, हमें ये देखने के लिए मिला कि गांधी एक प्रोमिनेंट लीडर की तरह जो है इमर्ज होने लगे इंडियन नेशनल मूवमेंट के। और किस टाइप की टेक्निक्स को यूज करे थे, मास मोबिलाइजेशन, यानी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होना चाहिए, पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ठीक है। और इवन लोअर स्ट्रेटा से भी, कि जो गरीब पीजेंट हैं, ठीक है, जो यूथ है, जो लोग कॉलेजेस में हैं, स्टूडेंट्स हैं, जो लोग या वुमेन हैं, इन सबका भी पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा नेसेसरी है। ठीक है। गांधी रीच इंडिया ऑन Jan 9 1915, यानी 9 जनवरी 1915 में गांधी जी आ गए, वापस आ गए इंडिया, एंड वाज गिवन अ वार्म वेलकम फॉर हिज पॉलिटिकल विक्ट्री इन साउथ अफ्रीका। और उन्हें एक वार्म वेलकम दिया गया क्योंकि उनकी जो पार्शियल विक्ट्री थी इन साउथ अफ्रीका, ठीक है, मतलब वो पूरी तरह से साउथ अफ्रीका में नहीं जीत पाए थे, क्योंकि आपने देखो जो साउथ अफ्रीका में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन चला था ना, काफी मतलब एक बहुत लॉन्ग स्ट्रगल था। और उसको एट द एंड किसकी वजह से जो है ये ओवरकम हो पाया, नेल्सन मंडेला की वजह से। ठीक है। तो वो उनकी जो पार्शियल विक्ट्री थी, इसको क्या किया गया, यहाँ पे एक वार्म वेलकम दिया गया इंडिया में। और इनके पॉलिटिकल गुरु कौन थे, मॉडरेट लीडर गोखले। ठीक है, रामकृष्ण गोखले। गांधी spent 1915 and most of 1960 touring India and visiting place as far as Sindh, Rangoon, बंडारा। यानी 1950 से लेकर 1916 तक का जो टाइम था, उसमें गांधी जी क्या कहते हैं, डिफरेंट प्लेसेस को विजिट करते हैं। ठीक है। ये जो है, जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, इनका जो शांति निकेतन था, ठीक है, बेसिकली एक स्कूल ये रन कर रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर, उसको भी विजिट करते हैं। और एंड देन द कुंभ फेयर एट हरिद्वार, जो हरिद्वार पे जो कुंभ का मेला लगता है वहां पे भी जो है ये विजिट करते हैं। ऑल दिस हेल्प गांधी ने बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिज कंट्रीमैन। यानी कि ये सब चीजें जो विजिट कर रहे थे, इससे गांधी जी को क्या पता चला था, जो वहां के लोगों की कंडीशंस है वो देख रहे थे। इन 1915 1915 में ही गांधी जी ने क्या सेटअप कर लिया था, आश्रम सेटअप कर लिया था। कहाँ पर, अहमदाबाद में, जो साबरमती नदी है उसके किनारे। ठीक है। हियर गांधी लिव विद हिज क्लोज एसोसिएट। यहाँ पे गांधी जो अपने क्लोज एसोसिएट, यानी जो उनके क्लोज एसोसिएट थे, उनके साथ रहने लगे। वो बीइंग ट्रेन इन द रिगोरस ऑफ मोरल लाइफ एसेंशियल फॉर अ सत्याग्रही। ठीक है। और किस पे ये अपना जीवन जो व्यतीत करने लगे, क्या इनकी मोरल्स से लाइक के सत्याग्रह, यानी कि हमेशा सत्य का साथ देना। गांधी एंड आइडियोलॉजिकल टूल्स। ठीक है। द चीफ एस्पेक्ट ऑफ गांधी आइडियोलॉजी वो सत्याग्रह। ठीक है। मेन जो आइडिया क्या था, सत्याग्रह था। ट्रूथ फोर्स। ठीक है। यानी किसी भी चीज को, किसी भी, अगर कोई भी इन्होंने अपनी डिमांड मंगवानी है, मनवानी है किसी किसी भी अथॉरिटी से, ठीक है, अगर कहीं पे भी शोषण हो रहा है तो वो किस, क्या पहला रास्ता चूज करते थे, सत्याग्रह। ठीक है। इट वॉज, और ये इनकी खुद की टेक्निक थी। इट वॉज इवॉल्व बाय गांधी साउथ अफ्रीका, बट आफ्टर हैड बीन फुली डेवलप्ड बिकेम डोमिनेंट एलिमेंट इन इंडिया स्ट्रगल। ठीक है। ये कहाँ पे इन्होंने डेवलप की थी, साउथ अफ्रीका में। और इंडिया में इन्होंने, इंडिया में जब फ्रीडम स्ट्रगल चला तो उस टाइम पे एक डोमिनेंट टेक्निक बन गई।
ठीक है, जगह जगह पे सत्याग्रह हो रहे थे। तो सत्याग्रह वॉज टू बी यूज सो दैट दे बाय सेल्फ सफरिंग एंड नॉट बाय वायलेंस द एनिमी कुड बी कन्वर्टेड टू वंस ओन व्यू, यानी कि बिना किसी वायलेंस के आप जो भी आपका दुश्मन है, जिससे जो भी अथॉरिटी जिससे आपको अपनी डिमांड्स जो पूरी करवानी है, बिना वायलेंस के बिना हिंसा के हम क्या कर सकते हैं, उनको पूरा करवा सकते हैं। किसके थ्रू? सेल्फ सफरिंग का यहाँ पे मतलब ये है कि जैसे कि आपने वो गांधी जी ने क्या किया था, फास्ट अंटिल डेथ की, या जब तक मेरी जो है बात नहीं मानी जाएगी मैं क्या करूंगा, किसी भी एक भी अन्न का दाना नहीं खाऊंगा, इस टाइप की जो स्ट्रेटेजीज जो क्या करते थे, यूज करते थे। इनफैक्ट फॉर गांधी सत्याग्रह वाज नॉट मेरली अ पॉलिटिकल टैक्टिक बट अ पार्ट ऑफ टोटल फिलोसफी ऑफ लाइफ, यानी कि गांधी जी के लिए सत्याग्रह खाली एक पॉलिटिकल जो है एक तरीके से टेक्निक नहीं थी, ये इनके लिए एक फिलोसफी भी थी लाइफ की। नॉन वायलेंस फॉर्म द बेसिस ऑफ सत्याग्रह, गांधी एम्फसाइज्ड दैट नॉन वायलेंट सत्याग्रह कुड बी प्रैक्टिस बाय कॉमन पीपल, यानी कि गांधी जी का ये मानना था कि जो नॉन वायलेंट सत्याग्रह है उसको जो कॉमन पीपल भी हैं वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं पॉलिटिकल मीन्स अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हिंद स्वराज एंड स्वदेशी मूवमेंट। ठीक है, द अदर इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ गांधी थॉट वाज द बॉडी ऑफ आइडियाज व्हिच ही इलस्ट्रेटेड इन हिज बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज क्या थी? बुक रिटन बाय गांधी। ठीक है, गांधी जी ने बुक लिखी थी हिंद स्वराज 1909 में। इस वर्क में गांधी जी ने पॉइंट आउट किया द रियल एनिमी वाज नॉट द ब्रिटिश। गांधी जी ने बोला कि जो रियल जो हमारे दुश्मन है वो ब्रिटिश नहीं है, ब्रिटिशर्स का जो पॉलिटिकल डोमिनेशन है वो नहीं है, बट जो हम उनका वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं, ठीक है, अपनी जो एक तरीके से कल्चर है, अपना जो सांस्कृतिक कल्चर है उसको भूलते जा रहे हैं और प्रॉपरली किधर ढलते जा रहे हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ ढलते जा रहे हैं। ये जो है मेन दुश्मन है। ही बिलीव द इंडियंस एजुकेट इन वेस्टर्न स्टाइल, क्योंकि देखो हमारी हर पद्धति थी वो किसके हिसाब से होने लगी थी, जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, एजुकेशन किस हिसाब से हो रही है, वेस्टर्न स्टाइल से हो रही है। लोगों के जो पहनने का तरीका वो भी बदलता जा रहा था धीरे धीरे। ठीक है, हर चीज की जो पढ़ाई है, चाहे वो लॉयर हो, डॉक्टर हो, टीचर हो, ठीक है, वो किस टाइप से हो रही है, क्या उसका सिस्टम है, वेस्टर्न सिस्टम है। ठीक है, तो गांधी जी का ये मानना था। गांधी एडवोकेट स्वदेशी विच ही मीन द यूज ऑफ थिंग बिलोंगिंग टू वंस ओन कंट्री। गांधी जी ने स्वदेशी गुड्स के यूज पे क्या किया, एम्फेसिस दिया कि इस टाइप के गुड्स जो है हमें यूज करनी चाहिए जो हमारी अपनी ही कंट्री को बिलोंग करते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे अपने ही कंट्री के जो ट्रेडर है, मर्चेंट्स है, सिर्फ उनका फायदा होगा। इनका मेन क्या कहना था कि रिप्लेस करो फॉरेन जो मशीन मेड गुड्स हैं उनको अपने इंडिया के हैंडमेड क्लॉथ से। ठीक है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, रॉ मटेरियल यहाँ से ले जाते थे और फिर फॉरेन से यानी अपनी कंट्री से फिनिश गुड्स बना के यहाँ पे बेचते थे, क्योंकि उनके यहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी और उन्होंने इंडिया में जो है इंडस्ट्रीज को ग्रो होने ही नहीं दिया। ठीक है, तो वो डबल पैसा कमा रहे थे, रॉ मटेरियल सस्ते में ले जा रहे थे और वहां से फिनिश गुड जो है महंगे में बेच रहे थे। ठीक है, तो इसलिए गांधी जी ने चरखे का जो चरखा CH चरखा जो था इसका भी जो है लोगों को सिखाया कि कैसे आप जो है बना सकते हो कपड़े। दिस वाज सॉल्यूशन टू द पॉवर्टी ऑफ पीजेंट कुड स्पिन एट होम। देखो ये एक सॉल्यूशन था गरीबी को लेकर, जो पीजेंट्स थे जिनको एक्सप्लॉइट कर रही थी सरकार हैवी टैक्सेस लगा के, वो क्या कर सकते थे, घर पे ही जो है स्पिन की मदद से यानी चरखे की मदद से क्या कर सकते थे, क्लॉथ्स बना के बेच सकते थे। गांधी रोल इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब गांधी जी का क्या रोल रहा है इन इंडियन पॉलिटिक्स? यूरोपियन प्लांटर्स हैड एस्टैब्लिश इंडिगो फार्म एंड फैक्ट्री इन जापान। देखो अब गांधी जी पॉलिटिक्स में कहां से आए? सबसे पहला जो हुआ था वो हुआ था खेड़ा, शायद सेकंड चंपारण है। हाँ, फर्स्ट खेड़ा हुआ था, सेकंड चंपारण और थर्ड था अहमदाबाद। बट जब बुक के हिसाब से देखेंगे हम कि पहले देखना है हमें चंपारण। ठीक है, यूरोपियन प्लांटर है स्टैब्लिश इंडिगो फार्म्स। यूरोपियन प्लांटर्स ने क्या करे थे, इंडिगो फार्म स्टैब्लिश कर लिए थे, कहाँ पे, चंपारण में। ठीक है, 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में। ठीक है, बाय 1960 और 1970 अ लार्ज पार्ट ऑफ चंपारण वाज हेल्ड बाय थ्री, यानी 1916 के दशक के टाइम पे जो लार्ज पार्ट है यानी जो बहुत ज्यादा हिस्सा है चंपारण का, वो तीन प्रॉपर्टीज के पास था। ठीक है, यानी तीन तीन जो है बड़े स्टेट्स थे इसमें। पहला था बेतिया, दूसरा था रामनगर, तीसरा था मधुबन। बेतिया सबसे लार्जेस्ट था इसमें कि हजारों की मात्रा में जो गांव है इसके अंदर आते थे। ठीक है, प्लांटर ऑलवेज फोर्स देम टू सेल देयर क्रॉप फॉर अ फिक्स्ड एंड यूजुअली अनइकोनॉमिक प्राइस। अब जो प्लांटर्स थे
उन्हें क्या किया जाता था, हमेशा ब्रिटिशर्स के द्वारा फोर्स किया जाता था कि आपको अपनी क्रॉप जो है इतने ही पैसे पर बेचनी है, यानी कि आप प्राइस बढ़ा के नहीं बेच सकते, कम करके तो बेच सकते हो, पर अगर आप चाहो कि अगर मार्केट में आप देख रहे हो कि प्राइस ज्यादा है, तो अगर आप प्राइस ज्यादा की डिमांड करोगे ब्रिटिशर से, तो वो लोग क्या करते थे, फिक्स कर देते थे प्राइस, और ऊपर से एक्सप्लॉइट कर देते, पीजेंट्स को मारते थे, जेल भेज देते थे, जो भी उनके खिलाफ बोलता था। एट दिस नेशनलिस्ट मूवमेंट अंडर महात्मा गांधी टाइम द डिमांड ऑफ इंडिगो and the world market was declining due to the increasing production of synthetic indigo in Germany। देखो सिंथेटिक इंडिगो क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे क्या होती थी, नील की खेती होती थी प्रॉपर, ठीक है, यानी कि कल्टीवेशन किया जाता था प्रॉपर, उसको जो है बोया जाता था, ठीक है, फिर जब वो उगता था तब उसको काटते थे, फिर उसको प्रॉपर प्रोसेस होता था एक डाई बनने का। बट इसी टाइम में 1916 1917 के टाइम पे जो जर्मनी था उसने क्या किया, एक आर्टिफिशियल इंडिगो बना लिया, यानी केमिकल वगैरह से जो है डाई बना ली, और जिसकी जो प्राइस था वो बहुत ज्यादा सस्ता था, और सस्ता और टिकाऊ बेसिकली कह लो आप, कि सस्ता था बहुत ज्यादा, तो इसलिए जो जो इंडिगो की डिमांड थी ना, वो अदर जो कंट्रीज थी वहां पे जो है सब जगह डिक्लाइन होने लगी, तो इंडिया में भी डिक्लाइन हुई, और जो डिमांड थी वो जर्मनी से बढ़ गई, क्योंकि जर्मनी पे क्या मिल रहा है, हमें प्राइस कम मिल रहा है, ठीक है, तो लोग क्या करने लगे, जो मतलब कंट्रीज थी वो कहाँ से परचेज करने लगी, जर्मनी से परचेज करने लगी, तो इंडिगो की जो डिमांड थी वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो रही थी, तो इस टाइम द प्लांटर्स ट्राई टू सेव देयर ऑन पोजिशन बाय फोर्सिंग द टीनिन टू बियर द बर्डन ऑफ देयर लॉसेस। अब यहाँ पे जो है बड़े बड़े जो प्लांटर्स थे उनको लॉस हो रहा था, तो प्लांटर जो अपना लॉस था कैसे रिकवर कर रहे थे, क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो तो उतना ही डिमांड कर रहे ना टैक्स, तो प्लांटर कैसे अपना लॉस जो थे उसको रिकवर कर रहे थे, जो टीनेंट्स थे उनको फोर्स करके जो है काम करवाया जा रहा था, बेसिकली एक्सप्लोटेशन किसका हो रहा था, टीनेंट्स का हो रहा था। अब राजकुमार शुक्ला पीजन फ्रॉम चंपारण, अब इस ये जो सारी स्थिति चल रही थी इतनी खराब, तो एक पीजन राजकुमार शुक्ला चंपारण से गांधी जी के पास गया, ठीक है, उन्होंने बोला कि गांधी जी आप चंपारण आइए, ठीक है, गांधी जी उस टाइम पे कहाँ थे, बिहार पे थे, ठीक है, Gandhiji arrived in Bihar, start making investigation person when he reached Motihari, the headquarters of the district of Champaran. ठीक है, he was served with an order to quit Champaran as he was regard। देखो मैं इसको एक स्टोरी की फॉर्म में बता देती हूँ कि ये राजकुमार शुक्ला जो था वो चंपारण गया, चंपारण से गांधी जी के पास गया, ठीक है, गांधी जी उस टाइम पे बिहार में थे, ठीक है, इसने बहुत बार जो राजकुमार शुक्ला जी थे इन्होंने बहुत बार गांधी जी से मिलने की कोशिश की, फाइनली जब ये उनसे मिले तो उन्होंने जो यहाँ का पूरा जो प्रॉब्लम थी वो बताई, तो गांधी जी कहाँ पे आए, फिर चंपारण आए, ठीक है, गांधी जी ने वहां पे आके क्या किया, इन्वेस्टिगेशन और सर्वे कराना स्टार्ट कर दिया कि क्या मतलब क्या स्थिति है पूरी, कि कैसे क्या जो है डिमांड्स है ब्रिटिशर्स की, ठीक है, क्या कितना टैक्स वो वसूल रहे हैं, ठीक है, ये सब जब उन्होंने सर्वे कराना शुरू कर दिया, तो वहां के जो मतलब जो वहां के जो कमिश्नर थे ना, उन्होंने क्या किया, गांधी जी को अरेस्ट कर लिया। क्यों अरेस्ट कर लिया भाई, आप जो है ये सब सर्वे वगैरह कराना किसका काम होता है, वहां की गवर्नमेंट का काम होता है, तो गांधी जी ने जो अनरेस्ट के हिसाब से अनरेस्ट बोल के कि आप जो क्या कर रहे हो सोसाइटी में अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हो, उनको क्या कर लिया गया, अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। बाद में क्या हुआ, बट द बिहार गवर्नमेंट ऑर्डर द कमिश्नर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट टू अबंडन प्रोसीडिंग एंड ग्रांट टू गांधी द फैसिलिटीज फॉर इन्वेस्टिगेशन। बट लेटर ऑन जो वहां की बिहार गवर्नमेंट थी इन्होंने क्या किया, चंपारण कहाँ पे, बिहार में, तो बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया, ऑर्डर कर दिए कमिश्नर को और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कि जो भी प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है, उन गांधी जी के खिलाफ उसको क्या कर दिया जाए, रोक दिया जाए। क्यों अब ये क्यों रोका गया, क्योंकि जब गांधी जी को कोर्ट में पेश किया गया, तो जो पीजेंट थे, ठीक है, जिनके साथ ये एक्सप्लोटेशन हो रहा था, वो इतनी भीड़ में जमा हो गए थे कि जो वहां का जज था उनको दिख रहा था कि भाई गांधी जी को कितने लोकल पीपल लोगों का सपोर्ट है, इसलिए मजबूरी में आके जो कमिश्नर थे उन्होंने क्या किया, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी उनको क्या बोल दिया कि जितनी भी गांधी जी के खिलाफ प्रोसीडिंग चल रही है उनको क्या कर दो, खारिज कर दो, और इनको जो है राइट दे दो कि आप जो है सर्वे वगैरह करा सकते हो, ठीक है। उसके बाद जब गांधी जी ने सर्वे वगैरह कराया और जो ब्रिटिशर्स ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनके पास जाके सबमिट किया कि भाई ये देखो ये चीजें हमें मिली है कि आप जो है इस टाइप से एक्सप्लॉइट कर रहे हो, ये जो है डिमांड है पीजेंट्स की, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अपॉइंट की कमिटी, चंपारण एग्रेरियन कमिटी, ठीक है, जिसमें गांधी जी भी क्या थे, एक मेंबर थे। तो कमिटी एंड एनॉर्मियसली रिकमेंड द अबॉलिशन ऑफ तिन कथिया सिस्टम। अब वहां पे जो एक तिन कथिया सिस्टम चल रहा था इसके अबॉलिशन की डिमांड की किसने, कमिटी ने, ठीक है। द इनहेंस रेंट वर रिड्यूस एंड एज फॉर जितना जो टैक्स लगा हुआ था ना बहुत ज्यादा उसको रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है, और कमेटी ने ये भी रिकमेंडेशन दी कि 25% जो है ना रिफंड देना होगा सरकार को, जो टैक्स उनसे वसूला गया है ना उसका 25% रिफंड देगी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ठीक है। तो उन्होंने बाद में
जो है रिफंड भी दे दिया, जिससे जो है लोगों का जो गुस्सा था वो शांत हुआ। द मेजर रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी वर इंक्लूड इन द चंपारण एग्रीगेरियन एक्ट ऑफ 1917। अब नेक्स्ट है खेड़ा। ठीक है, गांधी जी का जो सेकेंड इंटरवेंशन था इन पॉलिटिक्स वो कहाँ पे था? खेड़ा में, जहां पे इन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट किया था। ठीक है, मोस्ट ऑफ खेड़ा, आप पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड। खेड़ा कैसे था? खेड़ा जो थी एक बहुत ज्यादा फर्टाइल जो जगह थी। ठीक है, वहां पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, रिच इन एग्रीकल्चर था वहां पे। ठीक है, क्रॉप्स बहुत अच्छे होते थे। ठीक है, टोबैको और कॉटन प्रोड्यूस करने के लिए वहां की जो मिट्टी थी, बेसिकली जमीन थी, वो बहुत ज्यादा उपजाऊ थी। ठीक है, In 1917, excessive rain considerably damaged the kharif crop in खेड़ा। 1917 में क्या होता है, बहुत ज्यादा जो है बारिश होती है और वहां की जो खारिफ क्रॉप है वो क्या हो जाती है? डैमेज हो जाती है। कहाँ की? खेड़ा की। दिस coincided with an increase in the price of kerosene, iron, cloth and salt because of the with the cost of living of the peasantry went up। अब जब यहाँ पे जो है एक्सेसिव रेन होती है, जो क्रॉप्स थी वो खराब हो जाती है बिल्कुल, तो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है लोगों का वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और इसी 1970 के टाइम पे ही जो वर्ल्ड वॉर है ना फर्स्ट चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था, और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो है ब्रिटेन भी इन्वॉल्व था, तो इसलिए भी जो है क्या हो रहा था, महंगाई जो थी ना बहुत ज्यादा हो रखी थी। तो टू बॉम्बे बैरिस्टर्स यूजे पाटिल एंड जी के पारेख, ठीक है, ये दो जो थे मेड द इंक्वायरी एंड रीच द कंक्लूजन दैट मेजर पोर्शन ऑफ द क्रॉप वाज डैमेज। अब इन दोनों ने क्या किया? दोनों बैरिस्टर थे, ठीक है, बॉम्बे के। ठीक है, इन्होंने क्या किया? इंक्वायरीज की, सर्वेस किए, और ये इस कंक्लूजन में पहुंचे कि जो मेजर पोर्शन है वो क्रॉप का क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। बट द गवर्नमेंट डिड नॉट एग्री विद देयर फाइंडिंग्स। ठीक है, देखो एक रूल था गवर्नमेंट के, ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक रूल था कि अगर बहुत ज्यादा पोर्शन जो है, ठीक है, क्रॉप का, वो अगर बर्बाद हो जाता है, फेमाइन आ गया मान लो कोई, या फिर जो है इस टाइप की जैसे बारिश हो गई या बाढ़ आ जाए, तो उन्हें क्या है? टैक्स जो है उनका माफ कर दिया जाएगा, लगान जो है माफ कर दिया जाएगा। ठीक है, बट जो इन्होंने जब सर्वे करने के बाद जो है एक तरीके से पेटिशन भेजा गवर्नमेंट को कि भाई आप देखो कि जो है बहुत ज्यादा पोर्शन जो है क्रॉप का वो डैमेज हो चुका है, तो गवर्नमेंट ने इस चीज से एग्री नहीं किया। ठीक है, आफ्टर इंक्वायरिंग टू द स्टेट ऑफ द क्रॉप इन खोड़ा, द कलेक्टर डिसाइड खेड़ा द कलेक्टर डिसाइड दैट देयर वाज नो जस्टिफिकेशन फॉर द रिमेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू। यानी उनका ये कहना था कि ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, जो क्रॉप्स है वो अच्छी हुई है, हमने जो इंक्वायरी कराई है उसके अकॉर्डिंग जो आपने ये पिटिशन भेजा है वो गलत है। ठीक है, गांधी मेंटेन दैट द ऑफिशियल हैज overvalue the crops and the cultivator were entitled to a suspension of revenue as a legal right and not as a concession by grace. After a lot of hesitation, he decided to launch a सत्याग्रह। यानी कि गांधी जी ने क्या कर दिया? इसके अगेंस्ट सत्याग्रह लॉन्च कर दिया 22 मार्च 1918 में। ठीक है, ही इनॉग्रेटेड सत्याग्रह एट अ मीटिंग इन नादियाद एंड अर्ज द पीजेंट। ठीक है, नादियाद में उन्होंने एक मीटिंग करी एंड अर्ज द पीजेंट्स, और पीजेंट्स को क्या की? रिक्वेस्ट करी कि नॉट टू पे देयर लैंड रेवेन्यू, कि वो जो उनका लैंड रेवेन्यू उसको पे ना करे। ही टूर विलेजेस एंड गेव मोरल सपोर्ट टू द पीजेंट। यानी उन्होंने क्या किया? विलेज का दौरा किया और जो एक इमोशनल मॉरल सपोर्ट था वो पीजेंट को प्रोवाइड किया, अपनी एक तरीके से लीडरशिप प्रोवाइड करी कि हम जो है साथ जो है लड़ेंगे और अपनी डिमांड्स को पूरा करवाएंगे ब्रिटिशर्स से। रिफ्यूजिंग टू पे रेवेन्यू एंड एक्सप्रेस देयर फियर ऑफ द गवर्नमेंट अथॉरिटी। अब जो वहां के जो पीजेंट्स थे वो गरीब थे बेसिकली, क्योंकि भाई देखो वहां पे जो है उससे पहले जब आपने देखा कि कैसे रेन बारिश हुई और क्रॉप खराब हो गई, तो ऑब्वियसली बात है कि वहां पे इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, महंगाई भी बढ़ रही थी, तो वहां के जो पीजेंट्स थे वो जो है गरीब थे बहुत ज्यादा। तो उनको ये भी रहता कि भाई क्या पता अगर गांधी जी जो है चले गए यहाँ से, या फिर जो है अगर उन्होंने कंटिन्यू नहीं कर पाएगा काफी टाइम तक, तो जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी? मारेगी पीटेगी, जेल में डाल देगी। ठीक है, ऑलरेडी जो है उनकी फैमिली सफर कर रही थी क्योंकि खाने के लिए नहीं था। ठीक है, ही डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द एग्जीसेशन व्हेन द गवर्नमेंट इशू इंस्ट्रक्शन दैट लैंड रेवेन्यू शुड बी रिकवर फ्रॉम ओनली दोस। फिर देखो इन्होंने ये सत्याग्रह क्या किया? कंटिन्यू रखा। एट द एंड जो है गवर्नमेंट को इनकी डिमांड्स है वो माननी पड़ी। ठीक है, गवर्नमेंट ने क्या इशू किया? इंस्ट्रक्शन की लैंड रेवेन्यू जो है उन्हीं लोगों से लिया जाएगा जो कैपेबल है। ठीक है, यानी पुअर लोगों पे कोई भी प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। बट एट द एंड हमें ये देखने के लिए मिला कि ये जो गवर्नमेंट ने बोला था ये जो है यूनिफॉर्म नहीं था, यानी कि कहीं कहीं पे तो था कि जो खाली कैपेबल लोग हैं उनसे ही लिया गया, बट कहीं कहीं पर जो पुअर पीजेंट थे उनसे भी जो है उनका भी एक्सप्लॉटेशन किया गया।
नेक्स्ट है अहमदाबाद। गांधी ऑर्गेनाइज थर्ड कैंपेन इन अहमदाबाद। थर्ड कैंपेन उन्होंने कहाँ पे लॉन्च किया? अहमदाबाद में। अहमदाबाद में क्यों? व्हेन ही इंटरवीन इन अ डिस्प्यूट बिटवीन द मिल ऑनर एंड वर्कर्स। तो यहाँ पे किसके बीच में डिस्प्यूट था? मिल ऑनर एंड वर्कर्स। ठीक है, अहमदाबाद वाज बिकमिंग द लीडिंग इंडस्ट्रियल टाउन इन गुजरात। अहमदाबाद क्या था? एक लीडिंग इंडस्ट्रियल टाउन था, यानी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंडस्ट्रीज थी। ठीक है, कहाँ पर? गुजरात में। बट द मिल ऑनर ऑफन फेस स्कैरसिटी ऑफ लेबर। पर मिल ऑनर को क्या फेस करनी पड़ती थी? लेबर की कमी। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे क्या चल रही थी? प्लेग की बीमारी चल रही थी 1917 में, जिससे क्या हो रही थी? बहुत ज्यादा मौतें हो रही थी। तो लोग क्या कर रहे थे? पलायन कर रहे थे। In 1970, plague outbreak made labor shortage more acute because draw many workers away from अहमदाबाद। ठीक है, लोग क्या कर रहे थे? पलायन कर रहे थे, इसलिए क्या होने लगा? लेबर को शॉर्टेज होने लगा। तो इसलिए कंपनी ने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे? प्लेग बोनस देंगे लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, कि जो जिससे लोग जो है प्लेग की बीमारी चलते हुए भी क्या करें? आगे काम करें। ठीक है, और कहीं किसी किसी कंपनी में ये जो बोनस था वो 75% था उनकी इनकम इनकम से। ठीक है, आफ्टर द एपिडेमिक, जब एपिडेमिक नॉर्मल हो गया, ठीक है, जब प्लेग जो है बिल्कुल एकदम खत्म सी हो गई, तो मिलोनर ने क्या डिसाइड किया कि आप जो प्लेग बोनस है इसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, पर वर्कर ने क्या किया? इनका अपोज किया, क्योंकि भाई इतने टाइम से वो बोनस लेते आ रहे हैं और महंगाई भी काफी बढ़ रही है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर चल रहा है। ठीक है, तो जो वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया? अपोज किया। आर्ग्यूड इट वाज हेल्पिंग देम टू ऑफसेट द वॉर टाइम राइज इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जो वॉर की वजह से जो स्थिति खराब हो रखी है, जो चीजें महंगाई हो रखी है, उस चीज में जो है ये बोनस है उनके जो है एक तरीके से कॉस्ट ऑफ लिविंग में काम में आ रहा है। तो मिल ओनर वर प्रिपेयर टू गिव, फिर बाद में उन्होंने मिल ओनर ने क्या डिसाइड किया कि हम 20% दे देंगे। बट जो लेबर थी, ठीक है, उनकी डिमांड क्या थी कि भाई हमें 50% चाहिए कम से कम। Both worker and Minora agreed to refer the issue to a board of arbitration consisting of 3 representatives। तो जो मिल ऑनर थे ना, उन्होंने गांधी जी को अप्रोच किया। ठीक है, फिर गांधी जी ने क्या बोला कि एक ट्राइब्यूनल सेटअप करो। ठीक है, जिसमें क्या होंगे? ब्रिटिश कलेक्टर्स होंगे। ठीक है, एज चेयरमैन, और जो मिल ऑनर जो होंगे ना, उनकी तरफ से 3 लोग होंगे। ठीक है, तो एक ये ट्राइब्यूनल बैठाई गई। बट जो मिल ऑनर थे उन्होंने ना अपना सपोर्ट जो है इस ट्राइब्यूनल से खींच लिया, ये कहते हुए कि हमें नहीं पता कि जो गांधी जी हैं भाई उनकी बात जो है वर्कर मानेंगे या नहीं मानेंगे। ठीक है, तो सेटलमेंट वॉज रीच ऑन 18 मार्च। तो 18 मार्च को सेटलमेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस एग्रीमेंट द वर्कर ऑन द देयर फर्स्ट डे वुड रिसीव 35% रेस, यानी पहले दिन पे 35% की डिमांड रखी गई इन कीपिंग विद देयर प्लज। पर जब ये बात नहीं बनी 35% को लेके, मिल ऑनर ने मना कर दिया, तो सेकंड डे पे 20% इंक्रीज की डिमांड रखी गई मिल ऑनर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्कर नहीं माने कि भाई हम 20% नहीं लेंगे। फ्रॉम द थर्ड डे एंड इज द डेट ऑफ एन अवार्ड बाय एन आर्बिट्रेटर दे वुड स्प्लिट द डिफरेंस एंड रिसीव 27%, यानी 27.5% जो है उनको इंक्रीज जो है मिलेगा। ठीक है, फाइनली द आर्बिट्रेटर अवार्ड वेंट इन फेवर ऑफ द वर्कर, और एट द एंड उन्होंने 35% पे ही वो मान गए। ठीक है, यानी कि मतलब ऑब्वियसली बात है, मिल ऑनर ने पहले 35% जो है, जो इनकी डिमांड थी, वर्कर्स की क्या डिमांड थी? 35% थी। ठीक है, मिल ऑनर ने फिर 20% इंक्रीज बोला, फिर 27.5 पे बात आई। बट जब वर्कर्स माने ही नहीं, ठीक है, वो अपने मूवमेंट पे कंटिन्यू रहे, तो 35% रेज उन्हें बाद में दिया गया। ठीक है, ये कुछ इमेजेस है मूवमेंट की। ये अहमदाबाद वाला है। ठीक है, मिल जो मैं पढ़ा रही थी। ठीक है, ये खेड़ा, ये खेड़ा का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।